ओवरले मॉड्यूल। ये जो ओवरले मॉड्यूल है, इसकी सहायता से ही आप जब भी किसी एडमिन पेज पर जाते हैं तो वह एक ओवरले विंडो में खुलता है। ये देखिए इस समय हमारे बैकग्राउंड की साइट तो है, उसके अलावा एक पेज ऊपर आया है जो कि ओवरले विंडो है। तो यदि आप देखेंगे तो यहां पर पाथ किस तरह से लिखा है, हैश ओवरले इक्वल टू। तो ये जो हैश ओवरले आया है, इस कमांड की वजह से ओवरले में ये विंडो खुली है। अगर ओवरले मॉड्यूल को डिसेबल कर दिया जाए तो लिंक पर जाने पर हम डायरेक्ट first/admin/modules पर पहुंचेंगे, ना कि ये ओवरले बीच में आएगा और उस केस में यह विंडो ऊपर नहीं आएगी। एक बार करके देख लेते हैं, बेहतर है करके दिखा दूं मैं आपको। तो हमने ओवरले को डिसेबल किया, तो इस तरह से मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि आप किसी मॉड्यूल को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। डिसेबल करना बहुत आसान है, इसको आप सिंपली अनचेक कर दीजिए। याद रखिए आप सिर्फ उन्हीं मॉड्यूल्स को डायरेक्टली अनचेक कर सकते हैं जिनकी डिपेंडेंसी किसी और पर ना हो। अगर आपकी Drupal वेबसाइट में कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो कि ओवरले मॉड्यूल पर डिपेंडेंट होते, तो उस केस में आप इसको डायरेक्टली अनचेक नहीं कर सकते थे। तो यहां पर देखिए रिक्वायर्ड वाई में भी कुछ नहीं लिखा है और रिक्वायर्स में भी कुछ नहीं लिखा है। तो ओवरले मॉड्यूल बिल्कुल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरले मॉड्यूल को हमने डिसेबल किया और सेव कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक किया। इससे ओवरले मॉड्यूल जो है वो हमारी वेबसाइट से हट जाएगा, और क्योंकि ओवरले मॉड्यूल हट जाएगा तो आप देखिए ये क्या आ रहा है, admin/modules आ रहा है। अब जो ओवरले वाला जो कमांड थी वो यहां से हट चुकी है, क्योंकि अब ओवरले नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप किसी भी एडमिन मेन्यू पर चले जाइए, जैसे कि आप स्ट्रक्चर पर गए, तो देखिए इस बार ना ही ये ओवरले विंडो में खुला है, ना ही थोड़ा ज्यादा समय लिया, क्योंकि वह ओवरले आपके पिछले पेज को वहीं रहने देती थी और इस पेज को एक ओवरले विंडो में खोलता था। अपीयरेंस में जाएंगे तब भी ओवरले विंडो में नहीं खुलेगा, और मॉड्यूल्स पर जाएंगे तब भी ओवरले विंडो में नहीं खुलेगा। तो ओवरले की फंक्शनैलिटी हम अपनी वेबसाइट से हटा चुके हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ओवरले रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ओवरले विंडो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार यह काफी समय ले लेती है। तो मैं इसको इसी तरह से रहने दे रहा हूं, इसको अनचेक ही रहने देता हूं। अब बात करते हैं पाथ मॉड्यूल की। ये जो पाथ मॉड्यूल है, इसकी वजह से ही आप अपनी Drupal की नोड्स को, यानी कि Drupal के कंटेंट को रीनेम कर पाते थे, यानी कि उसको एक नया नाम दे पाते थे। जैसे कि अबाउट अस का जो Drupal के द्वारा जनरेट किया गया पाथ है node/1, लेकिन हम इसको अबाउट अस नाम भी दे पाए। ये जो हम रीनेम कर पाए अपने इस पाथ को, वो सिर्फ इस पाथ मॉड्यूल की वजह से। अगर ये पाथ मॉड्यूल डिसेबल हो तो आप इस कंटेंट के नाम को चेंज नहीं कर सकते और आपको यहां पर हमेशा first/node/1 ही लिखना पड़ेगा। अब बात है PHP फिल्टर की। अब देखिए फिल्टर तो आप पहले ही समझ चुके। फिल्टर क्या होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो PHP फिल्टर अगर आप ऐड करते हैं तो PHP फिल्टर आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि आप किसी कंटेंट में PHP कोड को ही लिख सकें। अभी तक आपके पास ये फंक्शनलिटी नहीं है, अभी तक आप मैक्सिमम HTML लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप PHP भी लिखना चाहते हैं तो उस केस में आप PHP फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल जनरली यूजर से वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं पोल की सहायता से। हालांकि वो उतना प्रेफरेबल नहीं होता है। जनरली पोल जो होता है वो जनरल टॉपिक्स पर किया जाता है। जैसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो यूजर से आप डेटा कलेक्ट करने के लिए पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट है तो आप लिख सकते हैं आपको वेबसाइट पसंद आई या नहीं। जैसे कि मैं Drupal के आपको वीडियो दे रहा हूं तो मैं ये पूछ सकता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसमें मैं ऑप्शन रख सकता हूं कि यस, नो, मे बी। तो ये हम बाद में करेंगे पोल पर भी काम, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई पोल रखना चाहते हैं या सर्वे करना चाहते हैं एक छोटा सा, तो आप पोल की सहायता से वह काम कर सकते हैं। RDF एक खास प्रकार का मेटा डेटा होता है। वह मेटा डेटा जनरली सर्च इंजन्स के लिए और एग्रीगेटर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपकी वेबसाइट RDF को सपोर्ट नहीं करती है तो सर्च इंजन्स को और एग्रीगेटर्स को उसके डेटा को फैच करने में दिक्कत होती है। तो RDF एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में होना ही चाहिए। तो RDF मॉड्यूल यह फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आपका जो कंटेंट है वह सर्च इंजन्स को और एग्रीगेटर्स को समझने में काफी दिक्कत होगी। अगला है सर्च मॉड्यूल। ये जो सर्च मॉड्यूल है ये आपको आपकी वेबसाइट में कीवर्ड सर्चिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल तो क्या करता है, बाकी सभी वेबसाइट्स पर सर्च करके आपको डेटा दिखाता है, लेकिन अगर आप इस सर्च मॉड्यूल की सहायता से सर्चिंग करेंगे तो वह आपकी वेबसाइट से ही डेटा को दिखाएगा।
तो यदि आप सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो सर्च पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज को अनचेक कर दीजिए। शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट मॉड्यूल है ये आपको परमिशन देता है कि आप शॉर्टकट लिंक्स को एक लिस्ट में मैनेज कर सकें। और वह कहां दिखाई देते हैं? यहां पर दिखाई देते हैं। देखिए ये दिख रहा है ना शॉर्टकट्स, इसको आप हाइड और शो करते हैं। ये सभी शॉर्टकट्स हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो आप इसे एडिट शॉर्टकट करके नए शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी जो है वह शॉर्टकट मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये शॉर्टकट मॉड्यूल यहां से हट जाएगा और उस केस में यह बार आपको नहीं दिखाई देगा। स्टैटिस्टिक्स आपकी वेबसाइट पर कौन आया, कौन गया, कहां से आया, किस आईपी एड्रेस से आया, इस तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखता है, जिसको कि आप बाद में देख सकते हैं। सिसलॉग मॉड्यूल भी कुछ स्टैटिस्टिक्स जैसा ही काम करता है। ये भी आपके सिस्टम के इवेंट्स को लॉग और रिकॉर्ड करता है। ये जो सिस्टम मॉड्यूल है, यह सिस्टम मॉड्यूल आपकी वेबसाइट की जनरल कॉन्फ़िगरेशंस को हैंडल करता है। ये एक मस्ट हैव मॉड्यूल है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये द्रुपल के द्वारा रिक्वायर्ड है। अगला है टैक्सोनॉमी मॉड्यूल। टैक्सोनॉमी की सहायता से आप अपने द्रुपल के कंटेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी मॉड्यूल के बारे में हम सीखेंगे विस्तार से। टेस्टिंग, तो ये जो टेस्टिंग है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से है। यदि आप एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं यूनिट और फंक्शनल टेस्टिंग के लिए, तो उस केस में आप टेस्टिंग मॉड्यूल को इनेबल कर दीजिए। तो आप अगर द्रुपल से रिलेटेड कोड लिखते हैं तो उस केस में आप उस कोड की यूनिट और फंक्शनल टेस्टिंग यहीं पर कर सकते हैं। टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट है ये भी फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसकी बात भी बाद में करूंगा। अगला आता है टूल बार। तो ये जो टूल बार है ये क्या करता है? आपको सभी एडमिन लिंक्स यहां टूल बार में दिखाता है। टूल बार तो आप जानते ही, पहले दिन से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि टूल बार कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आप कैसे काम करेंगे? तो उस केस में भी आप काम कर सकते हैं। उस केस में आपको फिर या तो ये पता होना चाहिए कि आपके सभी काम की चीजें कहां पर हैं, किस पाथ पर हैं, या फिर नेविगेशन मेन्यू से आप इन सभी पाथ्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उस केस में काफी मुश्किल हो जाएगा, हमें एक के अंदर दूसरे पाथ के अंदर जाना होगा। लेकिन यहां पर यह सब कुछ हमारे सामने है तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं ये टूल बार यहाँ रहे तो आप इसको चेक कर दीजिए, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करेंगे तो उस केस में टूल बार यहां पर नहीं आएगा और आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगला है ट्रैकर मॉड्यूल। ट्रैकर मॉड्यूल ट्रैकिंग करता है रिसेंट कंटेंट की यूजर्स के लिए। तो यदि किसी यूजर ने नया कंटेंट क्रिएट किया है या फिर कोई नया कंटेंट वेबसाइट में डाला गया जहां पर एक यूजर ने विजिट किया है, तो वह सभी एक्टिविटी ट्रैकर मॉड्यूल्स के जरिए रिकॉर्ड होती रहती है, जिसको कि आप बाद में देख सकते हैं। ट्रिगर जनरली आप जानते हैं कि पिस्टल में या फिर बंदूक में लगाया जाता है। ये ट्रिगर जब भी दबाया जाता है तो कुछ एक्शन होता है। तो ठीक ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपके सिस्टम में कुछ इवेंट हो तो उस केस में उसके रिएक्शन के जरिए कुछ और काम भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया यूजर रजिस्टर हुआ है तो आप चाहते हैं कि उस यूजर को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस तरह का अगर आप कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जहां पर एक इवेंट जब भी आपकी वेबसाइट में हो तो उसके आधार पर एक एक्शन हो, तो आप ट्रिगर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अगला है अपडेट मैनेजर। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो, लाइव हो। फिलहाल हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है, इसलिए मैंने अपडेट मैनेजर को यहां डिसेबल किया हुआ है। ये क्या करता है? जैसा कि आप जानते हैं आपकी वेबसाइट में मॉड्यूल्स होते हैं कई, और कई थीम्स होती हैं। उन थीम के इस समय बाय डिफॉल्ट वर्जन नंबर आपके सामने लिखे रहते हैं, थीम्स के भी और मॉड्यूल्स के भी। कुछ समय बाद वो मॉड्यूल्स या वो थीम्स द्रुपल की कम्युनिटी अपडेट करती है, तो उनके नए वर्जन क्रिएट होते हैं। तो अपडेट मैनेजर हर समय चेक करता है कि क्या कोई नया वर्जन अवेलेबल है आपके इस मॉड्यूल के लिए, आपकी इस थीम के लिए। अगर ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से अभी थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं? थीम्स को सर्च करते हैं, उनको वहां से डाउनलोड करते हैं, फिर जो tar.gz फाइल या जिप फाइल आती है उसको आप एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर फोल्डर थीम्स में पेस्ट करते हैं, उसके बाद आप इनेबल करते हैं। अगर आप इतने लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो भी अपडेट मैनेजर मॉड्यूल काम का है। अपडेट मैनेजर मॉड्यूल की सहायता से आप इजीली उसी पेज पर रहते हुए मॉड्यूल्स को या थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
उसके लिए आपको पूरे लंबे प्रोसीजर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये भी सीखेंगे जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे तब। इसके बाद आता है यूजर मॉड्यूल। ये जो यूजर मॉड्यूल है ये भी मस्ट हैव मॉड्यूल है। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय किसके है? द्रुपल के जरिए। तो जब द्रुपल को ये रिक्वायर्ड है तो ये मस्ट हैव मॉड्यूल है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। यूजर मॉड्यूल की सहायता से आप अपनी वेबसाइट में यूजर के रजिस्ट्रेशंस को और लॉगिन सिस्टम को मैनेज कर पाते हैं। तो ये तो वो सभी मॉड्यूल हुए जो कि द्रुपल बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। अभी हमने सिर्फ ये जानकारी ली है कि ये मॉड्यूल क्या करते हैं। हम इनमें से कुछ मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे और कुछ मॉड्यूल्स के बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन आप चाहें तो खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और आप सभी मॉड्यूल्स के बारे में इजीली सीख जाएंगे। याद रखिए, जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो द्रुपल की कम्युनिटी तो हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार है, और इसके अलावा आप हेल्प सेक्शन पे जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो हुए द्रुपल के कोर मॉड्यूल्स। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वह सिर्फ तब जबकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि हम अपनी वेबसाइट में ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें, और ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ब्लॉग। तो ब्लॉग मॉड्यूल की सहायता से हम ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे एक नए मॉड्यूल की सहायता से जिसका नाम है ब्लॉग, और हम अपनी साइट में ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी ऐड कर पाएंगे। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।